गुड मॉर्निंग 8th क्लास और स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका एक बार साइंस क्लास में। हम लोग विज्ञान विषय में कक्षा 8 का पाठ 6 दहन और ज्वाला पढ़ रहे थे। और दहन और ज्वाला में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। दहन किसे कहते हैं, ज्वाला क्या होती है, ठीक है, कौन से पदार्थ जो हैं वो कब जलते हैं, कितना ज्वलन ताप होना चाहिए, ये हम लोग इस पाठ में पढ़ चुके हैं। चलिए, कुछ प्रयोग भी कर चुके हैं, तो आगे बढ़ाते हैं पाठ को स्टूडेंट्स। आइए, क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तिल्ली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर ही क्यों जलती है? हम जानते हैं कि कमरे के ताप के ऊपर माचिस अपने आप ही आग नहीं पकड़ती है, माचिस की तिल्ली, क्योंकि उसका ज्वलन ताप जो है वो कमरे का ताप नहीं होता है। इसलिए घर्षण द्वारा उतना ज्वलन ताप उत्पन्न करना पड़ता है कि माचिस की तिल्ली आग पकड़ ले या जल उठे। ये मैंने आपको बताया था कि ज्वलन ताप क्या होता है। वो कम से कम तापमान या वो लोवेस्ट सीमा या निम्नतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जल उठता है या आग पकड़ लेता है, वो उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अब आइए, यहाँ माचिस का इतिहास है। कहाँ से आई माचिस? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। देखो, सबसे पहले कहाँ किए जाते थे ये? मिस्र में। गंधक यानी सल्फर में चीड़ की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े तिनके डुबोते थे और उनको माचिस की तरह आग जलाने के लिए उपयोग में लिया करते थे। 5000 या उससे भी वर्ष पूर्व, ठीक है। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। ये जो अपनी नई मैचस्टिक है या माचिस है ना, इसका जो उद्भव है वो लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फेट पदार्थ है, रसायन है एक। एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस यानी वाइट रंग की गंधक या सफ़ेद फास्फोरस, 3 चीज़ें हैं। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस। ध्यान रखना, आपको माचिस बनाने में ये चीज़ें यूज़ होती है। एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट और सफ़ेद फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ में मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता है। ये जो आप ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की टोपी देखते हो ना माचिस की तिल्ली पर, ये इन तीनों चीज़ों का मिश्रण है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस, तीनों को मिला करके कुछ गोंद और स्टार्च के साथ में चिपका देते हैं माचिस की स्टिक पे, यानी लकड़ी की स्टिक पे, एक सिरे पर। माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस जो वो जल उठता है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों, हमने धातु में पढ़ा था, पदार्थ धातु और अधातु, कि ये जो क्रियाशील धातु और अक्रियाशील धातु के बारे में, इसी तरह से कुछ अधातु ऐसी हैं जो बहुत तीव्र क्रियाशील हैं और हवा और पानी के संपर्क में आते ही जल उठती हैं, जिसमें से फास्फोरस भी एक था। इसी के कारण जब इसको घर्षण द्वारा इतना ताप दिया जाता है तो ये तुरंत ही एयर के संपर्क में आने से प्रज्वलित हो जाता है और माचिस की तिल्ली जल उठती है। पता चला माचिस की तिल्ली जो है वो रगड़ने पर ही क्यों जलती है। चलिए, जल उठता है, इससे माचिस की तिल्ली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। मतलब इसके बहुत हार्मफुल नुकसान है इसके, ठीक है, हमारे शरीर में। इसीलिए वहाँ जो लोग काम करते थे, वर्कर्स थे, उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। सफ़ेद फास्फोरस की जगह क्या काम में लिया गया? आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एक एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगाया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को हटा करके केवल 2 ही पदार्थ बचे। यहाँ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। कैसा फास्फोरस लगाते हैं? अब लाल फास्फोरस रगड़ने वाली सतह पर, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये एक अभिक्रिया है। अगर लाल फास्फोरस को आप छोड़ देंगे हवा में तो वो धीरे धीरे करके सफ़ेद फास्फोरस में बदल जाएगा। तो जब रगड़ने वाली जगह पर रगड़ते हैं तो जो लाल फास्फोरस है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? सफ़ेद फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। और ये तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फेट का दहन प्रारंभ हो जाता है। जो एंटीमनी ट्राइसल्फेट है वो जलने लगता है, क्योंकि जो लाल फास्फोरस से सफ़ेद फास्फोरस बना वो पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके इतनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फेट जो है वो जलना प्रारंभ कर दे और इस प्रकार तिल्ली जल उठती है।
हमने पाया कि दाह पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। यानी प्रॉपर किसी भी वस्तु को जलाने के लिए उसके ज्वलन ताप तक उसको ताप चाहिए। अगर उससे कम रहेगा तो वो नहीं जलेगा। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ यह है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जिनका ज्वलन ताप कम होता है ना, वो कम ताप पे ही आग पकड़ लेते हैं, तो इसको रखने के लिए सावधानी बरतनी होती है हमें। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। यानी बात वही है, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए बच्चों उसकी परिसीमा या निम्नतम तापमान जो कि उसका ज्वलन ताप कहलाता है वो चाहिए उसको, तभी वो पदार्थ जलने लगेगा। क्रियाकलाप 6.4 सावधानी। जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज़ के 2 कप तैयार करो। ये रहे कागज़ के कप, आप देखो चित्र में कीप के जैसे कप तैयार कीजिए। इसमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। आप क्या देखते हैं, देखिए कागज़ के कप हैं। कागज़ के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज़ के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं, यानी कागज़ के कप में भी जल उबलेगा। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जल गर्म होता है। ठीक है, कहाँ चली जाएगी? जब हम कागज़ के कप में पानी है उसको गर्म करेंगे तो कागज़ को जो ऊष्मा देंगे ना, वो उसमें उपस्थित जल ले लेगा, तो चालन द्वारा कहाँ चली जाएगी? वो जल में चली जाती है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच पाता, यानी कागज़ को इतना ताप नहीं मिल पाता जिस पे वो जल उठे, क्योंकि धीरे धीरे जो कागज़ को ऊष्मा दे रहे हैं वो तो जल में जा रही है। जल गर्म हो रहा है लेकिन कागज़ की ऊष्मा कम पड़ रही है जलने के लिए, नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। कैसे पदार्थ कहलाते हैं वो? ज्वलनशील। जैसे आप देखते हो केरोसिन, पेट्रोल, इनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं। ये स्प्रिट हुआ, ठीक है। जैसे पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोल गैस, LPG जो हम घरों में सिलेंडरों में काम लेते हैं आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने आसपास देखिए कि कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से कम ताप पे जलते हैं, कौन कौन से ज़्यादा ताप पे जलते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ से होमवर्क में जो है वो आप करेंगे कि ज्वलनशील पदार्थ जो है वो कौन से होते हैं, क्या परिभाषा है उनकी ज्वलनशील पदार्थों की, एक। और दूसरा आप करेंगे कि माचिस जो है वो किस प्रकार बनाई जाती है, पहले किस तरह बनाई गई थी और अब आजकल जो माचिस बन रही है वो किस तरह बनाई जाती है। ये माचिस की हिस्ट्री में यहाँ मिल जाएगा आपको, इसमें यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको याद रखना है ये कि कौन कौन से पदार्थ जो है वो माचिस बनाने के उपयोग में लिए जाते हैं और माचिस क्यों नहीं जलती है। अगर हम नहीं रगड़ेंगे तो माचिस स्वतः क्यों नहीं जलती है, ये भी आपको बताना है, ये करना है आपको। तीनों प्रश्न जो है आपकी होमवर्क कॉपी में आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो एक एक करके आपको वीडियोस में मिलते रहेंगे। ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को पढ़िए, वीडियो के दौरान आपको काम मिलता है उसको करिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके पास ये मैसेज आने वाला है कि पूरा काम करके स्कूल में कॉपियाँ चेक कराने के लिए जमा कराइए। तो आपको एक साथ सारा काम करना बहुत भारी पड़ेगा, इसीलिए आप अपना धीरे धीरे करके सल्टा लीजिए, काम जो भी है उसको कम्प्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।